हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले लेक्चर तक हमने जो है वो सारे ही एडजस्टमेंट समझ लिए थे, प्लस जो छोटे छोटे बेसिक सम्स थे वो सब कुछ हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर तक। आज से जो है वो हम बड़े सम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बड़े सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने बुक में एक मास्टर सम बनाया है। हम टोटल फाइनल अकाउंट में 23 सम्स जो है वो कवर कर रहे हैं, और वो 23 सम्स जो है वो सारे ही 23 सम्स की समरी जो है वो इस एक मास्टर सम में है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि भाई इस सम में आपको टोटल 20 एडजस्टमेंट मिलेंगे, बट वो 20 एडजस्टमेंट जो है वो आपके पूरे 23 सम्स को जो है वो कवर कर लेता है, इसलिए आपको दूसरा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी दिया गया है, और हर एक जगह पे आपको इस तरह से मार्क करके भी दिया है कि भाई अगर एडजस्टमेंट 2 है तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाए तो अगर आप ये एक सम सॉल्व कर लेते हो तो आपका फाइनल अकाउंट पूरा एक ही झटके में हो जाता है। बट ये तो सब बात हो गई रिवीजन वाले पार्ट की। हम क्लास में तो जो है वो सारे ही पूरे जितने भी बड़े सम्स है वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बड़े सम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ रूल्स बता दूं कि अगर आप इतने रूल्स फॉलो करोगे तो आपका सम हमेशा टैली तो होगा ही होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि भी आपका गलत टैली हो जाए। गलत टैली हो जाए मतलब आपने डेबिट क्रेडिट इफेक्ट सही दिए है, बट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बताने की जगह पे आपने जो पीएनएल अकाउंट में बता दिया डेबिट साइड, या आपने एसेट साइड बता दिया, उससे भी सम टैली हो जाएगा लेकिन गलत टैली होगा। तो एटलीस्ट टैली तो हो जाएगा, आप एग्जाम में आगे तो बढ़ पाओगे कि भाई उसी सम पे अटके नहीं रहोगे। तो ये रूल्स ध्यान में रखना। क्या है रूल्स? एकदम सिंपल है कि ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम है, देखो ट्रायल बैलेंस अगर बन रहा है तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली है, उसका डेबिट साइड टैली है, उसका क्रेडिट साइड टैली है, ठीक है, तभी वो ट्रायल बैलेंस है। तो अब सिंपल हमें अगर टैली करना है तो डेबिट वाली चीजें जितनी भी है उसका हमें डेबिट इफेक्ट देना है, क्रेडिट वाली जितनी भी चीजें हैं उनका हमें क्रेडिट इफेक्ट देना है, और कंपलसरी एक ही इफेक्ट देना है। अब ये दिमाग में बिठा लो, ऐसा दिल में बिठा लो कि नहीं ये तो हम ऐसा ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना यहाँ पे, जब मैं डेबिट इफेक्ट बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आप डेबिट साइड बता दो। उसका क्या मतलब होता है कि भी एक तो डेबिट इफेक्ट मतलब क्या कि भी आप जो है वो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बता रहे हो, एक ये। दूसरा, या तो आप क्रेडिट साइड जो है वो माइनस करके बता रहे हो तो वो भी तो डेबिट इफेक्ट ही हुआ, या आप उसको असेट साइड बता रहे हो तो भी डेबिट इफेक्ट, या आप उसको लायबिलिटी में से माइनस करके बता रहे हो तो भी डेबिट इफेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की कोई भी क्रेडिट आइटम है तो उसका कंपलसरी आपको क्रेडिट इफेक्ट देना है। अब जब क्रेडिट इफेक्ट बोल रहा हूं मैं तो वो हो गया आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, या डेबिट साइड आप माइनस करके बता दो, या तीसरा आप क्या है, या तो लायबिलिटी साइड बता दो या असेट साइड आप माइनस करके बता दो। अगर आपने एक तो ये चीज फॉलो करनी है कि ट्रायल बैलेंस जो है उसका कंपलसरी एक ही इफेक्ट आपको देना है, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। नीचे जो एडजस्टमेंट्स आपको दिए गए हैं वो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि भी आपको उसकी एंट्री करनी बाकी है, ठीक है। अगर एंट्री करनी बाकी है तो एक सिंपल लॉजिक ये समझना कि अभी तक हम जो है वो ट्रायल बैलेंस को टैली करके चल रहे थे। ट्रायल बैलेंस में जितना अमाउंट डेबिट था उतना ही सामने के सामने कुछ क्रेडिट था। तो अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस टैली करके चल रहे हो तो आपका जो फाइनल अकाउंट है वो भी टैली हो जाएगा अगर आपने ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें डेबिट वाली डेबिट जगह पे, क्रेडिट वाली क्रेडिट जगह पे रखी तो। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। अब अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपको टैली करना है तो अगेन आपको डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें टैली होके चल रही थी, अब आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो ऐड एक ही साइड तो नहीं कर सकते ना। तो आपको एडजस्टमेंट का कंपलसरी एक डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा, एक क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि क्रेडिट डेबिट इफेक्ट जो आप दोगे वही सेम अमाउंट से आपका क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए। अब ये इफेक्ट बोल रहा हूं तो ये आप यहां पे समझ गए इफेक्ट मतलब क्या।
अगर इतना चीज़ रिलीजियसली फॉलो किया, ऐसे मतलब ये तो करना ही है, इसी तरह से ही करना है, तो आपका सम हमेशा टैली तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ एक जगह से गलत जगह पे डेबिट इफेक्ट दे दी तो अमाउंट गलत हो सकता है, लेकिन टैली तो हो जाएगा। अब इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब चलते हैं बड़े सम्स पे। अब बड़े सम्स जब भी मैं कराऊंगा तो मेरी किसी किसी की आदत ये होती है कि भी वो पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जिसमें भी एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेता हूँ, और पहले जितनी भी ट्रायल बैलेंस की आइटम है वो सारी रख देता हूँ एक बार के लिए, और जो आइटम ऐसी है जिसमें एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में रखते हैं, ताकि फिर एडजस्टमेंट एक ही साथ सॉल्व करे और दोनों के दो दो इफेक्ट देते जाए। आप पहले भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही टैली होगा, दोनों ही मेथड अच्छी ही है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से। The following is the schedule of balances as on 31st March 2022, extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar, Vishwanath and Company at Mumbai। ठीक है, कैश इन हैंड दिया गया है, ये एसेट साइड जाएगा, ये भी एसेट साइड, डेटर्स एसेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम विश्वनाथ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। याद है ना वो हमने एडजस्टमेंट कितना डिटेल में समझा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब इस बार प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो जो बैड डेट होता है, बैड डेट को क्लोज करने की एंट्री जो होती है, बैड डेट अकाउंट आप क्रेडिट करते हो, उसके सामने डेबिट आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमने एक शायद सेकंड लेक्चर में ही ये चीज़ हमने कवर कर ली है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट, वो पूरा देख लेना, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, परचेज ट्रेडिंग में डेबिट, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, फिर ये पीएनएल अकाउंट में, ये पीएनएल अकाउंट में, ये भी पीएनएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी पीएनएल अकाउंट में, ये भी पीएनएल अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, फ्रेट ऑन परचेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हो क्योंकि वो परचेज के रिलेटेड खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड आपका कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है, तो सेल्स रिलेटेड अगर आपकी कोई भी आइटम है तो आप पीएनएल अकाउंट में बताते हो, मतलब अगर आप जो है वो गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो उसको हम जो है वो डिलीवरी का जो कॉस्ट लग रहा है उसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं जनरली, ठीक है। ड्राइंग्स जो है वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा, जनरल ऑफिस एक्सपेंस। बैड डेट्स जो है वो आप पीएनएल अकाउंट में ना बता के प्रोविजन फॉर बैड डेट का हम एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप बता दोगे। अब दोनों में से एक ही जगह पे बता सकते हो, या तो पीएनएल अकाउंट में बता दो या प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में बता दो। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया होता तो सीधा मैं इस बैड डेट को जो है वो पीएनएल अकाउंट में बता देता, लेकिन अब मुझे वहाँ पे वो बैलेंस दिया गया है तो मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाऊंगा और बैड डेट्स को उसमें डाल दूंगा। और क्योंकि हमें थंब रूल तो हमें पता ही है कि ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम हो उसका कंपलसरी आपको एक ही इफेक्ट देना है, ठीक है। बैंक चार्जेस पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंसेस दिया गया है। अब बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये हमने मोटर कार जो परचेस की है तो उसके ऊपर का ये खर्चा लगा है तो इसको भी हम कैपिटलाइज कर दें। नहीं बेटा, इसको कैपिटलाइज नहीं करना है। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है कि ये मोटर कार एक्सपेंस करने से कार की लाइफ बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ये नॉर्मल खर्चा ही माना जाएगा और ये भी कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दिया गया है, ठीक है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दिए गए हैं। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार पहले मेरी आदत ये है कि मैं पूरा क्वेश्चन एक बार के लिए अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ,
ताकि क्वेश्चन पूरा हमें समझ में आ जाए और फिर जो फटाफट हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं अच्छे से। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज इट दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले आपको डेप्रिशिएट करना है। अब कितनी कितनी चीजें डेप्रिशिएट करनी, तो ए बी सी डी इतनी चीजें आपको डेप्रिशिएट करनी है। सबसे पहले बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%। बिल्डिंग पे आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 5% के हिसाब से लगाना है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%। लेकिन फर्नीचर एंड फिक्चर्स में एक एडजस्टमेंट है। अब ये मैं पहले भी भूल चुका हूँ, वापिस याद करवा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम ऐसी है, जैसे कि ये फर्नीचर का ही केस ले लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम है, फिर वो असेट हो गई, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, अगर किसी भी आइटम पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है और उसी सेम आइटम में कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि वो एडजस्टमेंट जो होगा वो अमाउंट सही करने के लिए होगा, रेक्टिफिकेशन का एडजस्टमेंट होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है कि कोई भी आइटम के रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो पहले वो एडजस्टमेंट सॉल्व करो, उससे आपको सही अमाउंट मिलेगा और वो जो सही अमाउंट मिलेगा उसके उस सही अमाउंट पे आप जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। गलत अमाउंट पे तो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर का केस देखूं तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स को आपको 10% से डेप्रिशिएट करना है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट ये है कि आपने एक स्टील टेबल परचेस किया था ड्यूरिंग द ईयर 14,000 में, उसको आपने बेच भी दिया, वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, बट द सेल प्रोसीड्स वेर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये फर्नीचर बेचा है लेकिन आपने उसको नॉर्मल सेल्स मान के फर्नीचर को क्रेडिट ना करके आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो फर्नीचर का अमाउंट गलत दिख रहा है ना। तो गलत अमाउंट पे तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं लगा सकते आप। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले जो भी एडजस्टमेंट्स है उसको सॉल्व करो, सही अमाउंट कैलकुलेट करो, उसके बाद ही परसेंटेज लगाओ। अब ये चीज दिमाग में याद रखना, हर एक सम में ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये जो 14,000 का आपका फर्नीचर आपने बेचा था, वो फर्नीचर में से एक तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, फर्नीचर में से माइनस मतलब असेट साइड माइनस, मतलब ये हुआ आपका एक क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा, सेल्स जो है वो भी आपका ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि फर्नीचर सेल को आपने नॉर्मल सेल्स मान लिया है, तो सेल्स भी तो कम करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स कम करूंगा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड माइनस मतलब क्या, डेबिट इफेक्ट, तो हो गया डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट के कंपलसरी आपको दो इफेक्ट देने ही देने हैं। फिर तीसरा क्या डेप्रिशिएट करना है, तो ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, इसको 15% से डेप्रिशिएट करना है। लेकिन इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट, परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। आपने एक टाइपराइटर परचेज किया था जो आपकी एक असेट है, वो टाइपराइटर परचेज किया था आपने, उसको आपने गलती से नॉर्मल परचेज मान लिया, तो परचेज आपका ज्यादा दिख रहा है, उसे कम करना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आप माइनस करोगे तो वो कौन सा इफेक्ट दिया आपने, क्रेडिट इफेक्ट दिया। दूसरा, टाइपराइटर असेट परचेस किए तो असेट में तो ऐड करोगे ना, असेट बढ़ रही है तो असेट में ऐड करोगे मतलब डेबिट इफेक्ट दिया, तो हो गया डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, मोटर कार को 20% से डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वॉज ₹4,40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है, एडजस्टमेंट में है, तो दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा असेट साइड। ठीक है, 2 मंथ गोडाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या कि ऊपर आपको यहाँ पे गोडाउन रेंट दिया गया है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये जो गोडाउन रेंट आपको 55,000 दिया गया है, अगर 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है मतलब ये कितने महीने का होगा, ये 10 महीने का होगा। तो फिर उस केस में अगर हमें पर मंथ रेंट फाइंड आउट करना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मुझे गोडाउन रेंट पर मंथ, 5500। अब पर मंथ का रेट आपका 5500 है, इंटू 2 कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 11,000। तो 11,000 आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको आप एक खर्चे में ऐड करोगे,
मतलब ये रेंट फॉर गोडाउन में आपका 11,000 ऐड हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या? दूसरा इफेक्ट ये है कि आप इसको लायबिलिटी साइड बता दोगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेएबल एट द रेट 12% पर एनम। दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई 2021। साल आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021। अगर 1 मई को लोन लिया है तो ये लोन पे इंटरेस्ट आपका गिना जाएगा 11 मंथ्स का, ठीक है। और इंटरेस्ट आपका पेएबल कितना है? 12% पर एनम के हिसाब से पेएबल है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, पहले तो लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितना है। लोन फ्रॉम विश्वनाथ आपको 3 लाख दिया गया है। 3 लाख पे 12% इंटू 11/12, 11 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है 33,000। और आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे कितना किया है? 27,000। तो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000। अब ये 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप एक तो ये इंटरेस्ट के कॉस्ट में ऐड कर दोगे और दूसरा उसको क्या बताओगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी साइड बता दोगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑफ सन्डे डेटर्स, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड ₹40,000 पेड्स टुवर्ड प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2022। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऊपर जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है 55,000 का, ये 55,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका 40,000 तो ऐसा है जो आपने पे किया है लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप 40,000 पे कर रहे हो तो वो तो आपका क्या माना जाता है? ये आपका माना जाता है ड्रॉइंग्स। तो अब 55,000 में से 40,000 निकाल दो तो बचा कितना? 15,000। अब ये 15,000 भी जो है वो कितने महीने का है? तो 15,000 जो है वो 15 महीने का है। लेकिन करंट ईयर में कितने महीने आते हैं? तो करंट ईयर में आते हैं आपके 12 महीने। और बाकी का 3 महीने का जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस का हम क्या करते? तो 15,000 में से 3,000 जो है वो क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। तो एक्चुअल इंश्योरेंस का खर्चा जो आपका पीएनएल अकाउंट में दिखेगा वो कितना दिखेगा? 12,000 दिखेगा। और फिर ये जो 3,000 है जो आपने माइनस किया है, इस 3,000 को हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में असेट साइड दिखा देंगे, ठीक है। तो इतने ही। अच्छा, इसका क्या करना है? तो इसको आपको ड्राइंग्स मानना है और ये 55,000 में से निकाल देना है। तो इतने आपके एडजस्टमेंट्स थे। हमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। जल्दी से बना लेते हैं। हमने सम पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर हो सके तो अगर बेड पे लेटे हुए हो, ऐसे ही देख रहे हो, तो खड़े हो जाओ और मेरे साथ साथ मुझसे भी जल्दी स्पीड में सम सॉल्व करो। प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा। मुझे सिर्फ देखते जाओगे सॉल्व करते हुए तो कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा और जब खुद करने बैठोगे तब गलतियां बहुत सारी होगी। तो अगर आप सोते सोते देख रहे हो, इधर उधर ऐसे बैठे बैठे देख रहे हो, तो खड़े हो जाओ और बुक उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो और मेरे से भी पहले सॉल्व करके रख दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते सम। सबसे पहले फॉर्मेट सारे बना लेते हैं।
सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2022। इधर हमारा बनेगा P&L अकाउंट ऑफ गवास्कर फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2022। और यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ गवास्कर एज ऑन 31/3/2022। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, एज ऑन होती है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, फॉर द ईयर एंडिंग होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम है उन सबको पहले रख दूंगा, एक एक इफेक्ट दूंगा सबका। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक असेट साइड 14,000 26,000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये होते कि सर हमें हेड्स लिखने की ज़रूरत है। नहीं बेटा, वो हेड्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th-12th में लिखते थे, अच्छी बात है, बट यहाँ पे हेड्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, इंस्टीट्यूट चला लेती है। कंपनीज के सम होते हैं उसमें हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। फिर सन्डी डेटर्स दिया गया है 8,60,000, इसमें एडजस्टमेंट्स थे तो इसको इनर कॉलम लिखेंगे। 8,60,000। फिर इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 6,20,000। 6,20,000। उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 2,14,000, इसमें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट थे तो इनर कॉलम में ही लिखेंगे। फर्नीचर कितना है, 2,14,000। ठीक है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, इसमें भी एडजस्टमेंट थे, तब यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट ये आपका हो जाएगा 1,60,000। ठीक है। फिर बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट था, क्या था, डेप्रिसिएशन लगाना था, तो उसको भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। इधर भी 3 लाइन छोड़ दी मैंने। बिल्डिंग जो है वो आपका 6 लाख का है। ठीक है। उसके बाद मोटर कार आपका 2 लाख का है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि उसमें भी एडजस्टमेंट था। 2 लाख। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया गया है कितना, 4,30,000। क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 4,30,000। फिर उसके बाद आपको लोन फ्रॉम विश्वनाथ दिया गया है 3 लाख, तो लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 30,000 का, तो इसका हम जो है वो क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1।
प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का हमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। ये ओपनिंग बैलेंस आपको 30,000 दिया गया है। अब ये लायबिलिटी वाला अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली इसका जो है वो क्रेडिट साइड होगा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, ठीक है। उसके बाद परचेजेस आपको दिया गया है 14 लैक्स, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रख देंगे। 14 लैक्स। परचेज रिटर्न आपको दिया गया है 26,000, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। परचेज रिटर्न 26,000। फिर उसके बाद सेल्स आपको दिया गया है 23 लाख, 23 लाख। उसके बाद सेल्स रिटर्न आपको दिया गया है 42,000, तो यहाँ से माइनस 42,000। सैलरीज आपको दिया गया है 1,10,000, तो इसको आप रखोगे कहाँ पे, P&L अकाउंट में 1,10,000। रेंट फॉर गोडाउन दिया गया है 55,000। अब रेंट फॉर गोडाउन में एडजस्टमेंट था तो उसको इनर कॉलम में रखेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, इसमें भी एडजस्टमेंट था तो इसको भी इनर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन लोन ये है आपका 27,000, ठीक है। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, ये आपका सीधा बाहर जाएगा क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो रेट्स एंड टैक्सेस ये है आपका 21,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 24,000, तो ये भी सीधा बाहर क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 24,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रिएटर्स 16,000, ये भी इधर सीधा बाहर, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, 16,000। उसके बाद रेट ऑन परचेजेस आपको दिया गया है 12,000, तो ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। रेट ऑन परचेजेस 12,000। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 20,000, ये आपका जाएगा P&L अकाउंट में। फिर उसके बाद ड्राइंग्स आपको दिया गया है 1,20,000, तो ड्राइंग्स आप जो है वो कैपिटल में से माइनस करते हो। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल लिख दूँ तो उसमें से आप जो है वो ड्राइंग्स को माइनस करते हो, लेकिन ड्राइंग्स में भी एडजस्टमेंट था तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1,20,000 इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका बाहर आ जाएगा सीधा 18,000। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना था, 22,000। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम में तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1, ठीक है, सॉरी वर्किंग नोट 2 से, क्योंकि 1 तो हमारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का है, तो ये वर्किंग नोट 2 जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम की बाद में बना लेंगे जब एडजस्टमेंट आएगा तब, ठीक है। फिर जनरल ऑफिस एक्सपेंस 30,000 दिया गया है, जनरल
ऑफिस एक्सपेंस 30,000, बेड डेट्स आपको दिया गया है 20,000। इस बार आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बन रहा है, तो बेड डेट्स को आप पीएनएल अकाउंट में ना बता के कहाँ पे बताओगे? प्रोविजन फॉर बेड डेट में। तो बेड डेट रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तब बेड डेट्स को डेबिट किया, अब अगर उसको राइट ऑफ करना है तो बेड डेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट क्या करोगे? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो यहाँ पे टू बेड डेट्स अकाउंट, ये हो गया आपका 20,000। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस आपको दिया गया है 16,000, ये आपका खर्चा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद मोटर कार एक्सपेंस 36,000, कैपिटल अकाउंट 16,20,000 आपको दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहले बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 5% से। बिल्डिंग कहाँ गया? 6 लाख, माइनस कर दो डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। तो 6 लाख इंटू 5%, ये हो गया आपका 30,000। तो 6 लाख में से 30,000 माइनस कर दोगे 5,70,000। और कंपलसरी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, दूसरा इसको आप पीएनएल अकाउंट में खर्चा बताओगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स को आपको 10% से डेप्रिशिएट करना था। और इसमें एक एडजस्टमेंट है क्या कि आपने एक स्टील टेबल खरीदा था, खरीदने में कोई गलती नहीं है, बट यही स्टील टेबल आपने 14,000 में बेच दिया। अब ये जो बेचा है उसको आपने सेल्स में कंसिडर कर लिया है। करना कहाँ पे था कंसिडर? आपको इसको कंसिडर करना था फर्नीचर का सेल। तो फर्नीचर में से माइनस करना चाहिए था, लेकिन सेल्स में ऐड करके बैठे हो। तो अब क्या करेंगे? एक तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे, वो तो सही इफेक्ट हो जाएगा कि भाई आपने कुछ बेच दिया है। कितने का बेच दिया है? 14,000 का बेच दिया है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि भी आपका ये जो सेल्स है उसमें वो चीज़ इंक्लूडेड है जो नहीं होनी चाहिए थे, तो यहाँ पे भी आप जो है माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे फर्नीचर आपने जो बेच दिया 14,000 इधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो इफेक्ट हो गए। अब ये करने के बाद फर्नीचर का वैल्यू जो है वो सही हो गया। मतलब अब सही में फर्नीचर आपके पास कितना है? 2 लाख का है। इस पे हम जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट है आपका? फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स बाय 10%। तो ये हो गया 20,000, बाहर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी हमें देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। हर एक एडजस्टमेंट के कंपलसरी दो दो इफेक्ट देते ही जाना है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट को 15% से डेप्रिशिएट करना है। और आपने टाइपराइटर एक परचेस किया है 40,000 का, जो रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस है। टाइपराइटर परचेस किया था तो एक तो ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड कर देना पड़ेगा क्या? परचेज ऑफ टाइपराइटर। अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपका 40,000। और दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको परचेज में से माइनस करना है, क्योंकि ये हमने टाइपराइटर परचेस किया है। 40,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब ये होने के बाद आपको ऑफिस इक्विपमेंट का सही फिगर मिल गया, जो कितना है? 2 लाख रुपए है। अब इस पे आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कितना परसेंट है? तो ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। तो 2 लाख का 15% आपका हो जाएगा
30,000, तो बाहर कितना आ जाएगा 1,70,000, ठीक है। उसके बाद आपको मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है कितने से, 20% से। यहाँ पे डेप्रिशिएशन एट द रेट 20%, तो 2×2 = 4, तो 40,000 आपका जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 1,60,000, और यही 30,000 एंड 40,000 दोनों ही आप यहाँ पे बता दोगे। डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कितना था, 30,000, और मोटर कार पे 40,000, और यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन मोटर कार 40,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 4,40,000 का, वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप बता दोगे 4,40,000, और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, तो असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, ठीक है। उसके बाद 2 month गोडाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग। गोडाउन रेंट टोटल था कितना, भाई आपने पे कर दिया 55,000, अब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो वो यहाँ पे ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 55,000 डिवाइड बाय 10, तो आपको पर मंथ का रेंट मिल जाएगा इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11,000, तो बाहर आ जाएगा 66,000, और यही 11,000 आपकी लायबिलिटी भी है, तो इसको आप आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट बता दोगे 11,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 12% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, और 1/5/2021 से कैलकुलेट करना है, तो इसका हमें जो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इधर आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करना है, तो ये हम वर्किंग नोट 2 तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए रखा है, चलो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम 3 कर देते हैं, 2 जो है वो इसका कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, भाई टोटल इंटरेस्ट आपका पेएबल कितना था, तो अगर कैलकुलेट करने जाए तो 3 लाख का आपका लोन था, इंटू 12% आपका परसेंटेज था इंटरेस्ट का, और 1/5 का अगर लोन लिया है तो इंटू 11/12, इतना इंटरेस्ट आपका पेएबल था, तो ये कितना बनता है, तो 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12, ये बन जाता है आपका 33,000। इसमें हमने ऑलरेडी कितना पेड कर दिया है, तो हमने पे कर दिया है 27,000, तो बाकी का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये हो गया आपका 6,000, ठीक है। अब इस 6,000 को हम एक तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये बाहर दिख जाएगा 33,000, क्योंकि यही एक्चुअल खर्चा है आपका करंट ईयर का, ठीक है। और दूसरा ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी दिख जाएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन आपको 5% रखना है संडे डेटर्स का। संडे डेटर्स में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा इधर लिख सकता हूँ प्रोविजन एट द रेट 5%, तो 8,60,000 का 5% कितना होता है,
43,000, ठीक है, 8,17,000। अब ये मुझे क्लोजिंग बैलेंस रखना है, तो यहाँ पे जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ उसका क्लोजिंग बैलेंस मुझे मिल गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 8 लाख, कितना था, 8,60,000 इंटू 5%, 8,60,000 इंटू 5%, 43,000। ये मुझे क्लोजिंग बैलेंस रखना है, ठीक है। अब समझना, इतना ओपनिंग था, उसमें से ये 20,000 यूज हो गया, उसके बाद भी अगर 43 रखना है, मतलब आपको करंट ईयर में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन क्रिएट कहाँ से होता है, प्रोविजन आपका क्रिएट होता है प्रॉफिट्स में से, एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका, 30 में से 20 गया, 10 बचा, 10,000 प्लस 43,000, सॉरी, ये आपको क्रिएट करना है 33,000। अब समझना ध्यान से, P&L अकाउंट में ये क्लोजिंग फिगर नहीं जाता, ये तो क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस है, इतना हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर। तो बैलेंस शीट में ये फिगर जाता है जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका। ये P&L अकाउंट में तो क्या जाता है, जो आपने P&L अकाउंट डेबिट किया वही जाएगा ना। ये P&L अकाउंट डेबिट किया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्रिएट किया, तो 33,000 जो है वो आपका P&L अकाउंट में जाएगा। इधर आप लिखोगे 2 तो लिखा ही हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट 1 से 33,000। अब आप वो जो आपका प्लस माइनस वाला फॉर्मेट है उसको भी फॉलो करके करोगे तो भी आंसर यही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब आखिरी इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट है, तो उसकी भी एक वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी, तो उसकी वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं। तो टोटल पूरे साल में हमने प्रीमियम पे कितना किया है, तो हमने पूरे साल के दौरान प्रीमियम पे किया है 55,000, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक तो जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का पे किया है, जिसको हम ड्राइंग्स मानते हैं, वो निकाल दो, तो 40,000 तो आपका ड्राइंग साइड दिख जाएगा। तो खर्चे में से आपने 40,000 माइनस कर दिया, तो एक इफेक्ट वो दिया और दूसरा इफेक्ट क्या, 40,000 ड्राइंग्स में ऐड कर दो। तो अब आपके पास बचता कितना है, 15,000। अब ये जो 15,000 है उसमें से भी आपको जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करना पड़ेगा। अब ये प्रीपेड कैसे कैलकुलेट करें, तो 15,000 15 महीने का था, तो 3 महीने का कितना, तो ये हो गया आपका 3,000। बाहर फिगर कितना आया, बाहर फिगर आ रहा है 12,000। अब ये ये 12,000 आपको जो है P&L अकाउंट में बताना है। तो अब इस 3,000 के भी दो इफेक्ट तो देने पड़ेंगे, एक इफेक्ट आपने खर्चे में से माइनस कर दिया, दूसरा इफेक्ट आपको क्या देना है, इसको आपको प्रीपेड इंश्योरेंस मानना है 3,000 को, ठीक है। और ये जो 12,000 है वो आपका P&L अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम दिख जाएगा 12,000। क्लियर।
सिंपल था, ठीक है। अब हमने सारे ही एडजस्टमेंट्स जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम क्लोज करें 23 लाख माइनस 42,000 माइनस 14,000, तो ये इधर आ गया आपका 22,44,000 प्लस 4,40,000, तो 26,84,000 आपका टोटल है। इसको बाहर लिखे अगर तो ये हो गया आपका 13,34,000, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो 26,84,000 में से 12,000 एक तो गया, माइनस 13,34,000 गया, माइनस 6,20,000 गया, तो 7,18,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे लेके आओगे, ऐड करो 16,000, तो आपका टोटल हो जाएगा 7,34,000 माइनस करोगे 1,10,000 माइनस 66,000 माइनस 33,000 माइनस 21,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 प्लस माइनस 18,000 माइनस 22,000 माइनस 12,000 माइनस 30,000 माइनस 16,000 माइनस 36,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000 माइनस 33,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया कितना 1,73,000। ये आपका ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा 1,20,000 प्लस 40,000 कितना 1,60,000, बाहर फिगर आ जाएगा 16,33,000। अगर टोटल करें तो प्लस 11,000 प्लस 4,30,000 3 लाख प्लस 6,000, तो 23,80,000 आपका टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। अब भगवान का नाम लेंगे पहले तो, फिर जो है वो टैली करने का चेक कर लेंगे कि टैली हो रहा है कि नहीं। -3,000 माइनस 4,40,000 माइनस 26,000 माइनस 14,000 माइनस 8,17,000 माइनस 1,60,000 माइनस 5,70,000 माइनस 1,70,000 माइनस 1,80,000। टैली सिंपल है, कुछ नहीं। तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अच्छा सम था, बड़ा सम था, मज़ा आया करने में, ठीक है। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाते क्वेश्चन नंबर 14 पे। The following particulars extracted from the books of Ganguly prepared trading and penal account and balance sheet as at 31st March 2022 after making necessary adjustments, ठीक है।
आपको कैपिटल दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इन ट्रेडिंग अकाउंट में, रेंट पीएनएल अकाउंट में, सैलरीज पीएनएल अकाउंट में, डेटर्स असेट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम देना बैंक 12% आपको दिख रहा है 1 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट पेड 4500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000, एडवर्टाइजमेंट 56,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है आपको 7250, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड दिया गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया गया है, ये बैंक बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दिया गया 14,950, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% एज ऑन 1/4/2021, ये 25,000 है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है और इसका परसेंटेज आपको दिया गया है, इस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 9,000 दिया गया है, डिस्काउंट अलाउड आपको दिया गया है, जनरल एक्सपेंस खर्चा, ऑडिट फीस खर्चा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, पोस्टेज टेलीग्राम खर्चा, कैश इन हैंड असेट, डिपॉजिट्स आपको दिया गया है 1.5 लाख का, उस पर भी आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ड्राइंग्स 50,000 कैपिटल में से माइनस होगा। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹3,93,000। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है और इसको आप दो जगह पे रखोगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा असेट साइड। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2022 to the value of ₹15,000 for which no entry has been passed in the books। समझना, 15,000 का आपका एक सेल्स रिटर्न हुआ था। अब सेल्स रिटर्न ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है कि भाई जो गुड्स रिटर्न आया था उस गुड्स को हमने स्टॉक माना और वो इसमें कंसिडर्ड है, ठीक है। बट इसकी आपने कोई भी एंट्री नहीं की है। अब अगर एंट्री नहीं है तो एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या करोगे? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न आपका 15,000 से बढ़ जाएगा और डेटर्स जो है वो आपका कम हो जाएगा। फिर परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर ₹10,000। 10,000 का फर्नीचर परचेज किया था, वो आपने परचेज में ऐड कर दिया है। तो परचेज में से माइनस करोगे और फर्नीचर में ऐड कर दोगे। अब डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। ये ध्यान से समझना, ये जो फर्नीचर था ये ओपनिंग बैलेंस था 9,000, ठीक है। इस पे तो पूरे साल के हिसाब से पूरे साल का आपका जो है 10% कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये जो 10,000 आपने परचेस किया है करंट ईयर में, वो कौन सी डेट को परचेस किया है? तो 1 जनवरी 2022 को आपने परचेस किया है। आपका साल कब खत्म हो रहा है? तो आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022। तो इस पे आपका डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ कितने मंथ का कैलकुलेट किया जाएगा? इस 10,000 पे आपका 3 मंथ्स का जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। लोन फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर एज फॉलो। आपको देना बैंक की जो लोन थी उसका लीजर अकाउंट दिया गया है। ये क्यों दिया गया है समझना यहाँ पे। तो 1/4/2021 को आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 50,000 और 31/3/2022 ये डेट कौन सी है? आपकी ईयर एंड की डेट है। तो इस डेट पे आपने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये एंट्री का मतलब वही हुआ। तो 50,000 का लोन आपने लिया है और वो कौन सी डेट को लिया है? 31 मार्च 2022 साल के आखिरी दिन पे। तो ये दो होने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख दिख रहा है और यही क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख आपका इधर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो अब मुझे सिंपल ये चीज़ बताओ कि ये जो 12% का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था वो क्या पूरे 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 50,000 तो साल के आखिरी दिन पे लिया है लोन, तो इस पे तो कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो 12% जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो इस 50,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये पता चल गई, ओके। दूसरा, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड ₹20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू हिम। अब ये वाला एडजस्टमेंट
वैसे देखने जाए तो एकदम ही सिंपल है, पर बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। समझना ध्यान से। भाई एक रॉबर्ट है, वो रॉबर्ट आपका डेटर्स भी दिख रहा है। अच्छा, डेटर्स कितने से दिख रहा है? 20,000 से दिख रहा है। और वही रॉबर्ट आपका क्रेडिटर भी दिख रहा है कितने से? 10,000 से। तो अब क्या ऐसा थोड़ी नहीं करोगे कि भाई रॉबर्ट भाई पहले 20,000 दो, फिर उसमें से 10,000 मैं वापस आपको निकाल के दे देता हूँ। ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। रॉबर्ट को क्या बोलोगे? रॉबर्ट भाई मुझे नेट ऑन नेट, मुझे आपको 10,000 देने, आपको मुझे जो है वो 20,000 रिटर्न करने। तो आप क्या करो, मैं 10,000 आपको नहीं देता हूँ, आप मुझे सिर्फ जो है वो 10,000 ही नेट ऑन नेट पे करो। ऐसा ही करोगे ना। तो जो आपका रिसीवेबल एक्चुअल में है, एक्चुअल में देखने जाए तो रॉबर्ट का क्या है? 20,000 लेने हैं, 10,000 पे करने हैं। तो नेट ऑन नेट देखने जाए तो रॉबर्ट जो है वो 10,000 से रिसीवेबल है। तो यही चीज जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी तो दिखनी चाहिए ना। तो अगर मुझे रॉबर्ट को सिर्फ 10,000 से रिसीवेबल बुलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये क्रेडिटर दिख रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर रॉबर्ट आपका डेबिट हो जाएगा टू डेटर रॉबर्ट। अब कितने से ये करोगे आप? तो ये आप करोगे 10,000 से। तो इससे हुआ क्या? ये जो रॉबर्ट 10,000 से क्रेडिटर दिख रहा था वो यहां पे डेबिट हो गया इधर, तो ये क्रेडिटर तो खत्म हो गया। रॉबर्ट जो यहाँ पे 20,000 से डेटर दिख रहा था वो भी यहाँ पे जो है वो क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो अब ये 20,000 का डेबिट बैलेंस आ गया कितने पे? 10,000 रिसीवेबल पे। तो अब आपको सिंपल ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि जो कॉमन अमाउंट है आपका 10,000, जो डेटर में भी है और क्रेडिटर में भी है 10,000, वो आपको दोनों जगह से माइनस करना है। या इसको इस तरह से समझ लो, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है, कम वाला अमाउंट है, कम वाला अमाउंट कौन सा है? 10,000, वो दोनों जगह से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹3,000 पेड टू देना बैंक। भाई आपने जो इधर ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड दिख रहा था ना 4,500, उसमें से सिर्फ 3,000 ही ऐसा है जो आपने देना बैंक को दिया है। तो मतलब आपने 1,500 किसी और को दिया होगा। ठीक है, किसी और को पे किया, खर्चा है उसको साइड में रखो। देना बैंक की बात करें तो देना बैंक को इंटरेस्ट देना बनता कितना था? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि भाई इस 50,000 पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और रेट आपका कितना है? 12% है। तो आपका इंटरेस्ट देना बनता है 50,000 इंटू 12% इंटू मंथ तो है ही नहीं क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही है, तो पूरा पूरा साल का ही आपको कैलकुलेट करना है। तो 50,000 इंटू 12% आपका जो है वो हो जाएगा कितना? 6,000 देना बनता है। अब 6,000 में से सिर्फ आपने पे कितना किया है? 3,000 ही पे किया है। तो मतलब 3,000 और आउटस्टैंडिंग है। तो आपको 3,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो इसमें क्या करना है? प्लस कर देना है 3,000, और यही 3,000 आपका लाइबिलिटी साइड भी दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट ₹1,000 फ्रॉम sundry debtors due to delay on their part and the balance on investment and deposit। अब ये समझना यहाँ पे ध्यान से, ये जो 7,250 का आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इस 7,250 में से 1,000 तो जो है वो ऐसा मिला है आपको जो डेटर्स ने डिले किया था पेमेंट में, तो उसकी वजह से आपने उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, 1,000 वो मिला है। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इस पे आपको मिला है बैलेंस। तो अच्छा, बैलेंस कितना बचा? 7,250 में से अगर 1,000 माइनस कर दो तो बैलेंस आपका बचा 6,250। ठीक है, अब 6,250 आपको इन दोनों का मिला के इंटरेस्ट मिला है। अब चेक करते हैं कि भाई इन पे इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था। तो
25,000 पे 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1250, और 1.5 लाख पे 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 15,000। तो टोटल इन दोनों का मिला के इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था आपको? 16,250। 15,000 प्लस 1250, 16,250 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्ट इन पे, ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट है उस पे इंटरेस्ट मिला कितना है? तो 1,000 तो साइड में रख दो, कितना मिला है? 6,250 मिला है। तो मिलना चाहिए था 16,250, 6,250 मिल गया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 10,000। अभी सिर्फ ऐसे ही रफ में समझा रहा हूँ, जब सम करेंगे तब वर्किंग नोट पूरी प्रॉपर अच्छे से बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 हो जाएगा, जो इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे, और दूसरा इफेक्ट इसका असेट साइड दिखाओगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका असेट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल ऑन, ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं है। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 5% रखना है ऑन द बैलेंस अंडर सन्डी डेटर्स, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको बेड डेट्स शायद नहीं दिख रहा है, बेड डेट्स दिख रहा है क्या? नहीं, बेड डेट्स हमें नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ प्रोविजन नया वाला क्रिएट करना है। अब देखो डेटर्स में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स थे। एक तो एडजस्टमेंट ये सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना रह गया था, दूसरा ये रॉबर्ट बाई वाला एडजस्टमेंट था। तो ये सारे एडजस्टमेंट पहले करोगे, उसके बाद सही फिगर मिलेगा, उस सही फिगर पे आपको जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, कर लेते हैं सॉल्व। बैलेंस शीट एज ऑन, सॉरी पहले तो इसका नाम क्या है? नाम है भाई का गांगुली। बैलेंस शीट ऑफ गांगुली एज ऑन 31 मार्च 2022। फिर
P&L account of Ganguly for year ending on 31/3/2022 और ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ गांगुली फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022। ठीक है, कर लेते सॉल्व जल्दी से। डिस्कस तो हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आपको दिया गया है 5,40,500, तो उसको आप बैलेंस शीट में रखोगे। $5,40,500। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। $2,34,000। उसके बाद सेल्स आपको दिया गया 14,48,000, इसमें एडजस्टमेंट था तो अभी इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। कितना है? 14,48,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न 43,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था तो अभी इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, सेल्स रिटर्न 43,000। इसमें कुछ ऐड करेंगे क्योंकि 15,000 का कुछ सेल्स रिटर्न था, पर वो जब आएगा तब देख लेंगे। परचेज आपको दिया गया है 12,15,500। 12,15,500। परचेज रिटर्न में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो 29,000 सीधा माइनस हो जाएगा। परचेज रिटर्न 29,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आपका 93,000 है, तो उसको हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखेंगे। कैरेज इनवर्ड 93,000। उसके बाद रेंट आपको 28,500 दिया गया और इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं है सच। टू रेंट 28,500। फिर उसके बाद सैलरीज 46,500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 46,500। उसके बाद सैंडी डेटर्स 1,20,000, भाई इसमें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट थे। लाइन बड़ी कर लेते पहले थोड़ी से। ठीक है, तो हमने सैलरीज डाल दिया। $46,500। उसके बाद आपको दिया गया है क्या? संडे डेटर्स 1,20,000, जो आप यहाँ पे $1,20,000। उसके बाद संडे क्रेडिटर्स 74,000, तो क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम में ही लिखोगे। फिर लोन फ्रॉम देना बैंक 1,00,000, लोन फ्रॉम देना बैंक 1,00,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड 4,500, अब इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आएगा। इंटरेस्ट पेड 4,500, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग आएगा, जब वो आएगा तब अपने वर्किंग नोट बना लेंगे अलग से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। एडवर्टाइजमेंट 56,000,
फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 7250, इसमें भी एडजस्टमेंट्स थे, तो इसको भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे। सेवन टू 50, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया गया है 40,000, असेट साइड जाएगा। कैश विथ ट्रेडर बैंक्स लिमिटेड, कैश विथ बैंक, ये है आपका 40,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीट 14,950, डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको 25,000 दिया गया है 5% के हिसाब से, ये आपका असेट साइड जाएगा। उसके बाद फर्नीचर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 9,000, इसको इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स थे। तो फर्नीचर 9,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 37,700, डिस्काउंट अलाउड 37,700। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 19,600, 19,600। ऑडिट फीस 3,500, उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,650, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,350, कैश इन हैंड दिया गया है 1,900, डिपॉजिट्स दिया गया है 1.5 लाख का, फिर ड्राइंग्स दिया गया है 50,000 का। ड्राइंग्स को आप यहाँ पे कैपिटल में से माइनस करोगे। ठीक है, अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000 दिया गया है, तो एक तो इफेक्ट इसका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 3,93,000। उसके बाद 15,000 का गुड्स ऐसा था जो रिटर्न हुआ था, लेकिन आपने कोई भी एंट्री नहीं की है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो इधर आपका 15,000 एक तो सेल्स रिटर्न में ऐड हो जाएगा, और दूसरा डेटर्स आपका जो है वो कम हो जाएगा, तो इधर माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न 15,000। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आपने फर्नीचर 10,000 का खरीदा था, लेकिन वो आपने परचेज में इंक्लूड कर दिया है, तो एक तो यहाँ पे फर्नीचर में ऐड कर देंगे हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000, और इधर परचेज में से हमें माइनस करना पड़ेगा फर्नीचर 10,000। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको 10% के हिसाब से लगाना है। अब डेप्रिसिएशन समझना कैसे होगा कैलकुलेशन। तो टोटल आपका फर्नीचर जो है वो 19,000 है, इसमें से अगर मैं माइनस करूं
डेप्रिसिएशन, तो इसकी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। तो सबसे पहले जो आपका 9,000 है उस पे तो पूरे साल का 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो आता है कितना आपका 900, ठीक है। और जो 10,000 आपने खरीदा है इसका 10% इंटू 3/12, क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा है। 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये हो गया कितना 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया कितना 1150। अब 1150 आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो बाहर आ जाएगा 17,850। और 1150 का आपको दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1150, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब देना बैंक का लोन का ठीक है हमने पढ़ लिया। सन्नी डेटर्स आपने जो है वो 10,000 के थे, दोनों साइड से आपको जो है वो रॉबर्ट दोनों साइड दिख रहा है, हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। दोनों साइड हमें क्या करना है 10-10 हज़ार माइनस कर देना है, तो कर देते, वापस पूरा टाइम नहीं लेंगे। तो इधर भी जो है वो रॉबर्ट आपका डेटर था, क्रेडिटर था, 10,000 दोनों जगह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि भी जो भी इंटरेस्ट पेड है 4500, उसमें से देना बैंक को सिर्फ आपने 3,000 दिया है। अच्छा, देना बैंक को इंटरेस्ट देना बनता कितना है, तो उसकी एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, वर्किंग नोट 2। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक, ठीक है। अब सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट पेएबल है कितना, तो टोटल इंटरेस्ट पेएबल जो है वो है आपका 50,000 पे 12%, क्योंकि बाकी का 50,000 तो ईयर एंड में लोन लिया है तो उस पर तो इंटरेस्ट दोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका बनता है 6,000 माइनस ऑलरेडी पेड कितना है, तो आपका ऑलरेडी पेड है 3,000, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000। तो ये 3,000 आप जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड में आउटस्टैंडिंग है, वर्किंग नोट 1 से आ जाएगा 3,000। तो बाहर कितना आ जाएगा 7,500। अब ये 3,000 आपका लाइबिलिटी साइड भी दिखेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है आपको, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड की भी एक वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल था कितना, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है वो अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहला एक इन्वेस्टमेंट आपका था 25,000 का, तो इस 25,000 पे इंटू
परसेंटेज है आपका 5%। तो ये आपका रिसीवेबल था 1250, और दूसरा आपका डिपॉजिट था 1.5 लाख का। इस 1.5 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलना था 10% के हिसाब से, जो बनता है आपका 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका बनता है कितना, 16,250। ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूँ अगर ऑलरेडी रिसीव्ड, तो ऑलरेडी आपका रिसीव जो था वो कितना मिल चुका है आपको। तो यहाँ पे देखो 7,250 नहीं मिला है। 7,250 में से 1,000 तो जो है वो किसका था, किसी डेटर्स से आपने लिया था, इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिला था, डिपॉजिट पे नहीं मिला था। तो डिपॉजिट और उन पे कितना मिला था, 6,250। तो यहाँ पे 6250 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। ये आपको मिला कितना, 10,000। तो अब यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट लिखा था इसमें मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000, तो बाहर आ जाएगा 17,250। तो 10,000 आउटस्टैंडिंग था, तो ये आपकी एसेट बन जाती है, रिसीवेबल है इसलिए। तो इसको मैं दूसरा इफेक्ट क्या करूँगा, एसेट साइड पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000। ठीक है। ये कैसे आया, तो वर्किंग नोट पी से आया। उसके बाद क्या बोला है, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद बोला है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, कितना, 5%। तो डेटर्स का बैलेंस अब सही वाला कितना आता है वो अगर हम देखें, 1,20,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000, तो सही वाला बैलेंस आपका आता है 95,000। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविजन एट द रेट, कितना है, 5%। 95,000 का 5% कितना बनता है, 4,750। तो ये बाहर आ जाएगा 90,250। अब ये जो 4,750 है, देखो ओपनिंग प्रोविजन कुछ भी था नहीं, करंट ईयर में बैड डेट कुछ भी था नहीं। ये 4,750 पूरा पूरा ईयर एंड पे हमें क्रिएट करना है, पूरा पूरा नया क्रिएट करना है। तो कहां से क्रिएट करेंगे, P&L अकाउंट से क्रिएट करेंगे। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,750। ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी आपका हो जाता है। सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए, सबके दो दो इफेक्ट हमने दे दिए। क्लोजिंग स्टॉक हमने दोनों जगह पे लिख दिया, फिर डेप्रिसिएशन 1,150 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। फर्नीचर 10-10 हज़ार यहाँ पे माइनस कर दिया। तो सारे ही एडजस्टमेंट्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक बार सिर्फ नज़र घुमा लेते, 10-10 हज़ार दोनों साइड से माइनस हो गया। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमने लिख दिया है। ठीक है। अब कर लेते सॉल्व, मतलब क्लोज कर लेते। तो ये सेल्स रिटर्न आपका कितना हो जाता है, पहले तो 43,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया आपका 58,000।
अब 58,000 14,48,000 में से गया तो इधर बचा 13,90,000 13,90,000 प्लस 3,93,000, तो ये आपका आ गया 17,83,000। फिर 12,15,500 माइनस 29,000 माइनस 10,000, तो ये आ गया 11,76,500। तो 17,83,000 में से 93,000 गया माइनस 11,76,500 माइनस 2,34,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,79,500। बैलेंसिंग फिगर। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे नीचे लेके आ जाओगे 2,79,500। फिर उसके बाद आप इन सब का टोटल अगर करो तो प्लस 17,250 प्लस 14,950, तो 3,11,700 11,700 11,700। अब नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो -4,750 माइनस 1,150 तो 50 माइनस 3,000 माइनस 3,500 माइनस 19,600 माइनस 37,700 माइनस 56,000 माइनस 17,000 माइनस 7,500 माइनस 46,500 माइनस 28,500, तो 70,500 आपका नेट प्रॉफिट आया। अब इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, $70,500, तो बाहर आ जाएगा आपका 5,61,000। ये इधर बाहर आ जाएगा आपका 64,000। बाकी सारे फिगर्स हमने बाहर लिख दिए हैं, तो टोटल कर लेते हैं प्लस 3,000 प्लस 1 लाख प्लस 64,000, तो ये आपका आया 7,28,000। अब भगवान का नाम लेंगे पहले तो, फिर जो है वो टैली करेंगे, तो -1900 माइनस 393,000 माइनस 90250 माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 25,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 17,850, हो गया टैली। ठीक है, तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अच्छा सम था, अगेन ये भी स्टडी मटेरियल का बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब और भी हमें बड़े सम्स करने हैं, बट आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही रखते हैं। बाकी के बड़े सम्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब हमें सम्स ही सम्स करने, कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सारे समझ लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्वेश्चन बैंक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।